Assalamu alaikum, welcome to my class. I hope that you all are doing well. Today we are going to discuss the structure of the UNO. In the previous lecture, we discussed the evolution of the UNO, purpose of the UNO and the principles of the UNO. Now let's see the structure of the UNO. Look at the board. I have written here that according to its charter, means according to the charter of the United Nations, there are 6 principal organs of the UNO. चार्टर के हिसाब से जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से यूएनओ के कितने प्रिंसिपल्स हैं, सॉरी कितने ऑर्गन्स हैं, वो 6 ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट वन जो है दैट्स जनरल असेंबली, दैट्स जनरल असेंबली. वो जनरल असेंबली पे मैंने यहाँ पर लिखा है इट्स अ सेंट्रल टू यूएन, सेंट्रल टू यूएन. अगर जनरल असेंबली की बात करेंगे जो यूएनओ है उसमें अगर किसी को सेंट्रल पोजीशन मिली है तो वो किसको मिली है, जनरल असेंबली को मिली है. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट. जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे नेशनल पार्लियामेंट्स होते हैं, जैसे हमारा नेशनल पार्लियामेंट है उसमें जिस तरह से डिबेट्स किए जाते हैं, डिस्कस किए जाता है, मेंबर्स असेंबल होकर फिर चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं. इसी तरह से जो जनरल असेंबली है उसी तरह से उसमें जो इसके जो मेंबर्स है, उसके जो मेंबर्स एज यू नो देयर आर 193 मेंबर्स, वो मिलते हैं, सबों को जमा होना होता है. दैट्स द प्लेनरी प्लेटफॉर्म इसको आल्सो कहते हैं. तो सब मिलके ना क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट. इट इज कंपोज्ड ऑफ द मेंबर स्टेट्स. इसमें होते कौन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर स्टेट्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर स्टेट्स. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मेंबर स्टेट्स होते हैं, जो यूएनए के मेंबर स्टेट्स होते हैं. ईच मेंबर कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स. हर कोई मेंबर क्या सेंड कर सकता है, 5 रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर सकता है. हाँ 5 सेंड कर सकता है, लेकिन खाली वोट एक ही मिलेगा, वोट 5 नहीं मिलेंगे. 5 रिप्रेजेंटेटिव्स किसी मेंबर ने भेजी जनरल असेंबली में, लेकिन खाली वोट एक को ही मिलेगा, और कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जो भी काम, जो भी डिस्कशन, जो भी डिलिब्रेशन कहाँ पे कर लेते हैं, जनरल असेंबली में कर लेते हैं. एंड दे डू सच थिंग्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स. एंड दे आर आंसरेबल टू देयर स्टेट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स. ऐसा नहीं कि जो उन्होंने किया वो यहाँ पर किसी को रिस्पॉन्सिबल है, या जनरल असेंबली में ऐसा कोई प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग टू वो चीज़ें कर लेते हैं. नहीं, दे डू द थिंग्स देयर अकॉर्डिंग टू द directives or according to the direction they receive from their governments, and they are answerable for their own actions. Whatever they say, whatever vote they give in the constitution, in the general assembly to their respective states. All the important decisions in this body are decided by the 2/3 majority. All important matters in this body, in this organ are decided by 2/3 majority. इसके functions, बहुत सारे function हैं, कुछ मैंने उनको यहाँ पर summarize किया है. जैसे कि डिलिबरेटिव फंक्शंस है इसके पास. डिलिबरेटिव फंक्शंस है, मैंने अभी बोला है कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग मिलके क्या कर लेते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, इनको डिलिबरेट कर लेते हैं. इसलिए इसके पास डिलिबरेशन फंक्शंस भी है. सुपरवाइजरी फंक्शन है, उसके बाद जो भी यूएन मिशंस किए जाते हैं उनको सुपरवाइज किया जाता है. साथ साथ में फाइनेंशियल फंक्शंस भी है, जैसे बजटरी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, एलोकेशंस को डिस्कस किया जाता है. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी, सॉरी इसके पास इलेक्टिव फंक्शंस भी है, एग्जीक्यूटिव नहीं इलेक्टिव फंक्शंस इसके पास है. जैसे कि अगर जो फॉर एग्जांपल जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स है. परमानेंट तो ऑलरेडी है, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स को रेगुलर पीरियड के बाद इलेक्ट करना जनरल असेंबली का काम है. जो इकोनॉमिक या सोशल काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करना जनरल असेंबली का काम है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करना किसका काम है, जनरल असेंबली का काम है. हाँ साथ साथ में इस केस में जैसे मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के केस में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी, ये दो साथ मिलकर उनको इलेक्ट कर लेते हैं.
तो ये हुई, तो कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शंस भी उसके साथ है, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्राफ्ट है, उसको एमिट करना होगा। अगर इसको एमिट करना होगा तो वो फंक्शंस भी, वो पावर्स भी इसी के साथ है, इसी में है, मीन्स इसी बॉडी के पास है। रिकमेंडेटरी फंक्शंस ये रिकमेंडेशंस कर लेता है। ये क्या कर लेता है? रिकमेंडेशंस कर लेता है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिकमेंडेशंस देता है, इवन के मेंबर स्टेट्स को रिकमेंड कर लेता है कोई कुछ द इम्पोर्टेंट इश्यूज और रिलेटेड द इम्पोर्टेंट इश्यूज। एडवाइजरी फंक्शंस भी है, एडवाइज कर लेता है, जैसे कोर्ट हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको एडवाइजेस प्रोवाइड कर लेता है जब वो इसके रिलेटेड एडवाइजेस सी कर लेते हैं। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी इसकी फंक्शन है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये इसकी एक एडिशनल फंक्शन है, एक्चुअली ये जो फंक्शन है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अगर किसी की मेन फंक्शन है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। लेकिन क्या हुआ, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो 1950 में अडॉप्ट किया गया था, ये उसने असेंबली को ना, जनरल असेंबली को एम्पावर किया कि वो इस वाले पावर को भी, इस वाले फंक्शन को भी एक्सरसाइज करे। और वो कब करे? जब कोई डेडलॉक क्रिएट होगा, कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी इंपॉर्टेंट मैटर के रिलेटेड अगर डेडलॉक क्रिएट होता है, क्योंकि P5 नेशंस वहाँ पे उनको तो वीटो है, अगर उन्होंने वीटो एक्सरसाइज किया, किसी भी एक मेंबर ने वीटो एक्सरसाइज किया, यू नो दैट जो सबस्टेंटिव मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, उनमें P5 नेशंस की कंकरेंस होना जरूरी है, उनका वोट होना जरूरी है, उनका सपोर्ट होना जरूरी है। अगर उनमें से कोई भी स्टेट ऐसा कर लेता है, वो सपोर्ट नहीं कर लेता या उसकी वजह से क्या होता है, वीटो की वजह से फिर डेडलॉक क्रिएट होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उस टाइम क्या संभावना, किस चीज़ के चांसेस किस चीज़ है कि जो इंटरनेशनल पीस है या इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट पहुंचाया जा सकता है, उसको हार्म किया जा सकता है, डिस्टर्ब किया जा सकता है। टू मेंटेन international peace and security in such a situation, the assembly is empowered to exercise this function। और ये कब हुआ था? 1950 में जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो इसी रेजोल्यूशन के तहत इसको ये वाले पावर्स मिले हैं। These are some facts about the General Assembly. The next is the United Nations Security Council, the most important organ found in the United Nations Organization। ये एक्शन एजेंसी है और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन। जिस तरह से आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहाँ पे मिलता है? नेशनल गवर्नमेंट्स में मिलता है। उसी तरह से जो यूएनओ है, ये क्या है? एक्शन एजेंसी है और द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। इसके पास 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स? 15 मेंबर्स होते हैं। Among 15, 5 are permanent members and 10 are non-permanent members. And you know the 5 permanent members उनको P5 कहा जाता है। This is ये कौन सा है? जैसे कि USA है, जैसे कि UK है, जैसे कि रशिया है, जैसे कि फ्रांस है और जैसे कि चाइना है। These are the 5 members which have got the permanent membership of the United Nations Security Council. And rest 10 are elected by the United Nations General Assembly on the recommendations of the United Nations Security Council। और जब इनको क्या किया जाता है, जब इनको they are elected for 2 years term, वो 2 years के लिए क्या किए जाते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं। और जब इनको इलेक्ट करना होता है, किसी मेंबर को कहाँ पर इलेक्ट करना होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उस टाइम उसने क्या कंट्रीब्यूशन की है इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी, मींस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। और उतना ही इवन की जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखा जाता है। तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जब ध्यान में रखा जाता है तो 5 सीट्स एशिया एंड अफ्रीका को मिल जाती है, 2 सीट्स लैटिन अमेरिका को मिल जाती है, 2 सीट्स 1 सीट ईस्टर्न यूरोप को मिल जाती है, 2 सीट्स वेस्टर्न यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स को दी जाती है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ईच मेंबर कैन सेंड ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव। एक मेंबर, दैट मीन्स एक मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल खाली एक ही रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर सकता है, वहां पे भेज सकता है। जनरल असेंबली में 5, लेकिन यहाँ पे खाली एक ही। इट्स अ कंटिन्यूअस बॉडी, ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है। तो ये किसी भी टाइम मिल सकती है, किसी भी दिन मिल सकती है और किसी भी टाइम मिल सकती है। इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके मेंबर्स होंगे, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके मेंबर्स हैं, उनको यूएन हेडक्वार्टर्स में प्रेजेंट रहना लाजमी है उनके लिए।
तो meets twice a month according to the rules of this, according to the rules and regulation of this council. The member जो है इनको क्या होना है, 14 days के बाद मीट होना है, डेफिनेटली 14 days के बाद मीट होना है, लेकिन इन रूल्स को अक्सर वायलेट ही किया जाता है। फंक्शंस क्या है इसके, फंक्शंस क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट्स टू मेंटेन द पीस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। To execute the actions, इसको वो actions लेने होते हैं which the United Nations Security Council may deem necessary or may consider necessary for the peaceful settlement of disputes, or to stop the aggressor। अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे कोई एक्शंस लेने हैं, इवन कि वो फिजिकल एक्शंस भी होंगे या बाकी एम्बार्गोज जैसे टैरिफ्स लगाए जाते हैं, जैसे ट्रेड पर बैन की जाती है ना, जैसे एम्बार्गो लगाया जाता है, तो जैसे सेक्शंस लगाए जाते हैं, ये यही डिसाइड कर लेता है कि नहीं कौन सी एक्शन लेनी है किस चीज़ के लिए, या किसी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व करने के लिए, अगर कोई एग्रेसर स्टेट है उसको कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए। सो नेक्स्ट फंक्शन द प्लान्स फॉर आर्म्स रेगुलेशन जब करनी होगी, आर्म्स रेगुलेशन के लिए प्लान से ही सेट कर लेता है, हाउ टू रेगुलेट द आर्म्स in the international sphere or among the nations, खासकर मोस्टली स्पेशली अगर हम किन आर्म्स की बात करेंगे, न्यूक्लियर आर्म्स की बात करेंगे, बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करेंगे, उनको किस तरह से रेगुलेट करना है, द प्लान्स आर set out by this United Nations Security Council, and it also recommends to the General Assembly the person to be appointed or to be elected as a general secretary, ये उस पर्सन को रिकमेंड कर लेते हैं जो बाद में जनरल असेंबली जिसको क्या कर लेती है, सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर लेती है। रिकमेंड्स टू जनरल असेंबली एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हाँ, जनरल असेंबली तो ये चीज़ें कर लेती है, मैंने ये भी बोला कि उसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मोस्टली उसके पास जो फंक्शन है दे आर रिकमेंडेटरी एंड एडवाइजरी नेचर। जो रियल फंक्शन है वो इसी के पास है, वो जो चीज़ें कर लेते हैं मोस्टली वो कर लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि रिकमेंडेशंस पर। यहाँ पर भी अगर किसी स्टेट को क्या करना है, उसको मेंबरशिप चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप चाहिए, उसको तो मेंबरशिप मिलेगी जब उसकी एप्लीकेशन 2/3 मेजोरिटी से एक्सेप्ट की जाएगी जनरल असेंबली में, लेकिन उस चीज़ के लिए रिकमेंडेशन किसको करनी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिकमेंडेशन करनी है। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, किस चीज़ का, ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसके 54 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स, एंड दे आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 years एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन। रिमेंबर, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन एक्सेप्ट कौन, यूके, यूएस, फ्रांस एंड रशिया। इनके जो मेंबर्स हैं दे आर कंटिन्यूसली री इलेक्टेड, किसके, यूएस के, यूके के, फ्रांस एंड रशिया के, नॉट इवन चाइना के भी नहीं। चाइना का मेंबर भी री इलेक्टेड नहीं हो सकता, बाकी मेंबर्स की बात ही नहीं है। जो अमंग 54 मेंबर्स है, एक बार उनको इलेक्ट किया फिर वो री इलेक्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन इसमें खाली यूएस, यूके और फ्रांस और रशिया है जिनके मेंबर्स री इलेक्ट किए जाएंगे। तो ये क्यों री इलेक्ट किए जाते हैं, only to provide the financial support and other kind of support in the council। इसमें स्मॉल और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की मेजॉरिटी होती है, स्मॉल एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट्स आर इन मेजॉरिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डिसाइड की जाती है बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो ये इसीलिए इनकी क्या है, इनकी यहाँ पे मेजॉरिटी है ताकि ये चीज़ें, ताकि ये जो वहाँ पे मैटर्स जो डिस्कस किए जाए वो इन्हीं के फेवर में ज़्यादातर किए जाए। इट मीट्स ट्वाइस एनुअली, ये साल में 2 बार मिलती है। इट मीट्स ट्वाइस एनुअली, साल में 2 बार मिलती है। इसकी जो फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस मैंने लिखे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने फंक्शंस इनके लिखी है, जो कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, बस इतने नहीं है, ये मैंने कुछ मेन फैक्ट्स लिखे हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। वन असेंबली के बहुत सारे ये फंक्शंस, बहुत ज़्यादा काफ़ी फंक्शंस है। इससे कि इससे ज़्यादा फंक्शंस है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसी तरह से इस काउंसिल के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे टू मेक एंड इनिशिएट स्टडीज एंड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, एक्स्ट्रा matters,
मैटर्स टू मेक, इनको इसको क्या करना है, इनिशिएट करना है या स्टडी करनी है और रिपोर्ट्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स भी इनिशिएट करना है रिलेटेड टू द मैटर्स, किस किस मैटर्स के, चाहे वो सोशल मैटर हो, चाहे वो इकोनॉमिक मैटर हो, इंटरनेशनल सोशल मैटर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक मैटर, इंटरनेशनल कल्चरल मैटर, इंटरनेशनल मैटर एसोसिएटेड विद एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। इनका रिलेटेड अगर इनको कोई रिपोर्ट करना है या एक स्टडी इनिशिएट करनी है, कोई स्टडी करनी है, तो ये यही कर लेता है, कोई यही काउंसिल कर लेता है। रिकमेंडेशंस फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ ऑल, हाँ ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर लेता है। इट मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ ऑल, फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ ऑल। नेक्स्ट फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट actions of the specialized agencies of the UN. There are specialized agencies almost 18 in number. उन agencies के actions को coordinate करना, उन agencies के actions को coordinate करना is the function of this council, is the function of this council. And also to obtain report from these agencies, means special agencies is also the function of this United Nations, is this council, means Economic and Social Council. Next is I know that next is the trusteeship council, but I have written here the International Court of Justice, International Court of Justice. उसके बाद ही वो मैं डिस्कस कर लूँगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके 15 मेंबर्स हैं, मीन्स इसमें कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, और उनको 9 ईयर्स की टर्म के लिए क्या किया जाता है, 9 ईयर्स की टर्म के लिए उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, मीन्स इलेक्ट किया जाता है। एंड कि किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन से 2 जजेस नहीं हो सकते, पर्टिकुलर नेशन से 2 जजेस नहीं हो सकते, और जब जजेस को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उनको उनकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है, नॉट द बेस ऑफ देयर नेशनल नॉट द बेस ऑफ देयर नेशनलिटी। और उसके अलावा भी एक प्रोसीजर है वहाँ पे, अगर कोई पार्टी जो पार्टी होगी डिस्प्यूट में, अगर उसका कोई जज नहीं है, वो अपने किसी नेशनल जज को उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में बिठा सकती है, ये कुछ प्रोविजन दिया गया है। दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये जो जजेस है, मेंबर्स है, इनको इनकी जब टर्म 9 साल के बाद क्या होती है, खत्म होती है, तो इनको क्या किया जा सकता है, री इलेक्शन किया जाता है, री इलेक्ट किया जाता है। और जब 9 साल की टर्म में एवरी 3 ईयर्स, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद 5 जजेस की टर्म एक्सपायर होती है, 5 जजेस की टर्म क्या होती है, एक्सपायर होती है। ये जो मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो जजेस होते हैं 15, दे इलेक्ट देयर ओन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट फॉर 3 ईयर्स। वो क्या कर लेते हैं, अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेते हैं फॉर 3 ईयर्स। एंड केसेस इन दिस केस मीन्स इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द केस आर डिसाइडेड बाय मेजोरिटी। केसेस किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं, मेजोरिटी। इसकी जो कोरम है दैट इज 9 मेंबर्स, 9 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये उसकी कोरम है। इनकी जो कोर्ट है, इसकी कोरम क्या है, 9 मेंबर्स हैं, मीन्स 9 है इसकी कोम, हर जज को प्रेजेंट रहना चाहिए। ऑन केस ऑफ डिसाइड बाय मेजॉरिटी एंड इन केस ऑफ टाई प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज वोट एंड दैट इज रेफर्ड एज कास्टिंग वोट, जो आपने पढ़ा होगा जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपने पढ़ेंगे लास्ट ईयर। नो कंपल्सरी जुरिडिक्शन, एक जो वीकनेस है, इसकी मेन वीकनेस है, दैट इज नो कंपल्सरी जुरिडिक्शन। एज यू सी इन केस ऑफ नेशनल जुडिशरी, नेशनल जुडिशियल सिस्टम, वहाँ पर एक कंपल्सरी प्रोविजन है, कंपल्सरी जुरिडिक्शन है, लेकिन यहाँ पे वो जुरिडिक्शन नहीं है, कंपल्सरी जुरिडिक्शन नहीं है। यहाँ पे खाली उन्हीं मैटर्स को क्या कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है, जो मैटर्स को रेफर किए जाए। अगर इसको रेफर ना किए जाए तो उन मैटर्स के साथ कुछ नहीं कर सकता। इसके फंक्शंस क्या है, टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग द स्टेट्स के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करना, to advise the United Nations General Assembly and United Nations Security Council on the legal questions। अभी मैंने बोला कि जो जनरल असेंबली है, सॉरी ये हमने डिस्कस किया, जो ये क्या कर लेता है, एडवाइस कर लेता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओवर एनी लीगल क्वेश्चन। अगर उनको कोई लीगल क्वेश्चन कोई अराइज होता है तो वो इससे क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, एक तो है
trusteeship council और next is the secretariat. Trusteeship council, you know, it's a non-functional body presently. ये एक नॉन फंक्शनल बॉडी है प्रेजेंटली, क्योंकि इसका जो काम था, ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम था, दैट वाज टू एडमिनिस्टर एंड सुपरवाइज द ट्रस्ट टेरिटरीज. तो अब जब वो ट्रस्ट टेरिटरीज भी खत्म हो गई बाय 1994, एक्चुअली वहाँ पर खाली 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थे आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. लेकिन क्या हुआ बाय 1975 सब टेरिटरीज क्या हो गई, तो उनको इंडिपेंडेंस मिल के बाद में एक ही रही, जिसको हम पैसिफिक आइलैंड्स कहते थे. और उसको ट्रस्टी कौन थी, वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में थी, यूएसए के कंट्रोल में थी. और 1994 में उसको भी क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला. उसके बाद है नहीं कोई ट्रस्ट है नहीं वहां पर, इसीलिए इसकी ये तब से मीन्स 1994 के बाद फंक्शनल नहीं रही, ये नॉन फंक्शनल है. तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर भी हम देखते हैं क्या है ट्रस्टीशिप काउंसिल. इसका जो मेन फंक्शन था, दैट वाज टू एडमिनिस्टर एंड सुपरवाइज द ट्रस्ट टेरिटरीज. To administer and supervise the trust territories. Trust territories को क्या करना था, इसको इनको एडमिनिस्टर करना और सुपरवाइज करना था. इसके कुल कितने मेंबर्स थे, 14 मेंबर्स थे. इसके कुल 14 मेंबर्स थे. प्रेजेंट में 14 मेंबर्स नहीं है, प्रेजेंट में खाली 5 मेंबर्स है, और वो भी 5 मेंबर्स है. कितने थे, 14 मेंबर्स थे. उनमें जो फॉर एग्जांपल जो एडमिनिस्टर्स ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज थे, वो क्या थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. एक्स ऑफिशियो मेंबर थे. किसके एक्स ऑफिशियो मेंबर थे, इस काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर थे. एंड इन 1950s मींस अप टू 1975 दे वर 7 इन नंबर. क्योंकि अप टू 1975 टोटल जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो 11 इन नंबर थी. और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो कितने स्टेट्स थे, 7. उन्हीं 7 स्टेट्स में कौन कौन था, यूके भी था, यूएस भी था और फ्रांस भी था. यूके, यूएस और फ्रांस क्या था, यूके, यूएस और फ्रांस इन्हीं 7 एडमिनिस्ट्रेटर्स में से था. तो ऑब्वियसली अब ये 7 मेंबर्स क्या थे, 7 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे. ये 7 जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिनके अंडर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, वो क्या थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे. तो 7 हो गए. जो P5 नेशंस के लिए रूल है, इनकी ऑटोमेटिक मेंबरशिप रहती है इनमें काउंसिल में, ये ऑटोमेटिकली इसके मेंबर्स बन जाते हैं. ऑलरेडी ये 3 तो बन गए थे अंडर दिस कैटेगरी मींस एक्स ऑफिशियो मेंबर में. वो जो बाकी 2 है मींस चाइना एंड रशिया, वो भी मेंबर्स ही थे. और जो बाकी 5 जो थे उनको इलेक्ट किया जाता था. कौन कर लेता था, जनरल असेंबली जिसके पास इलेक्टिव पावर्स, मैंने अभी बोला, उसके पास जो इलेक्टिव पावर्स हैं वो इन 5 को इलेक्ट किया करता था. जनरल असेंबली, द 5 आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली. एंड 2 मींस चाइना एंड रशिया here in this case, China and Russia automatically became its members. And 7 members who were the administrators are simply trustees. Trustees of these 11 trust territories. They happen to be the ex officio member of ट्रस्टीशिप काउंसिल. अब 1995 तक जो 10 ट्रस्ट्स थे उनको क्या मिली, इंडिपेंडेंस. अब जो लास्ट वन था दैट वाज द पैसिफिक आइलैंड्स. इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो कौन था, यूएसए. मींस ट्रस्टी कौन था, यूएसए.
ट्रस्ट यूएसए था। और 1994 में इस ट्रस्ट को भी, इस टेरिटरी को भी क्या मिली, इस टेरिटरी को भी इंडिपेंडेंस मिली। सो उसके बाद 1994 के बाद कोई ट्रस्ट टेरिटरी बची ही नहीं, इसलिए 1994 के बाद ये जो काउंसिल था ये क्या बन गया, नॉन फंक्शनल बन गया, ये नॉन फंक्शनल बन गया। और नॉन फंक्शनल बनने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो रूल्स है उसको एमेंड भी किए। इसलिए अब ये तभी मीट होते हैं जब उनको लगे कि नहीं कोई ज़रूरत है, दैट मीन्स व्हेन द ओकेजन डिमांड्स, दे मीट व्हेन ओकेजन डिमांड्स, मीट व्हेन ओकेजन डिमांड्स, जब ऐसा कोई ओकेजन हो, जब ऐसा कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो, जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो, उन्हें लगे कि हमें मीट होना है, तब जाके मीट हो जाते हैं। तो आज इनकी कोई रेगुलर मीटिंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद पढ़ा है, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। हाँ, अगर हम देखेंगे सीक्वेंस में तो उससे पहले है, लेकिन अब देख इंपॉर्टेंस के हिसाब से तो ये तो लास्ट पर भी इंक्लूड नहीं की जा सकती। जो नेक्स्ट वन इज दैट इज द सेक्रेटरीट, जो लास्ट वन है वो सेक्रेटरीट है। लास्ट वन इज द सेक्रेटरीट, ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ, ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ है। ये किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट कर लेते हैं, अभी मैंने बोला, ही इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 years। इसको 5 years के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। एंड दिस सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएनओ एंड इज ऑल्सो द स्पोक्सपर्सन ऑफ यूएनओ, स्पोक्सपर्सन ऑफ यूएनओ। तो ये सेक्रेटरी था। इसके अलावा इसके पास 18 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। यहाँ पर लिख रहा हूँ 18 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, किसके पास, यूएनओ के पास जो एसोसिएटेड है 18 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनिटरी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, दे आर 18 इन नंबर। और उसके साथ साथ उसके पास कुछ कमीशंस भी है। सम कमीशंस आर आल्सो एसोसिएटेड विद यूएनओ। और वो जैसे कि कमीशंस कौन सा, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, जैसे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है। इसके अलावा इसके 14 मेजर प्रोग्राम्स भी है, 14 मेजर प्रोग्राम्स जो यूएनओ की है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये कुछ प्रोग्राम्स है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। दिस इज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशंस, structure of the United Nations. I hope that it's clear to you. If there is any doubt, any query, please ask in the comment section. Thank you.